गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 233 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 233 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्माण से शक्ति पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि का आधुनिकीकरण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, या इन सभी से उपरोक्त सभी? निर्माण से शक्ति पहल जो है वो बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण से संबंधित है। बी है इसका आंसर। तो कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निर्माण से शक्ति पहल की शुरुआत की है, यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए, लोथल से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो नहीं होगा, राखीगढ़ी नहीं होगा, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन को हटा दीजिए। तो कालीबंगा हो जाएगा, ये है इसका आंसर। तो कालीबंगा और लोथल से जो है क्रमशः 1 एवं 3 युग्म शवाधान के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, कालीबंगा से 1 और लोथल से 3। सिंधु सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात एक नगरीय सभ्यता है, या शहरी संस्कृति कह लो इसको। ठीक है, और हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार यह सभ्यता खोजी गई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और विश्व की 3 सबसे शुरुआती सभ्यताओं में, जो सबसे पहले मेसोपोटामिया, उसके बाद मिस्र और सिंधु सभ्यता जो है, इन दोनों में देखा जाए तो इन तीनों में सबसे व्यापक सभ्यता थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पर अजय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया? देखिए, 4 चार्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिनसे सवाल बनते हैं, उनमें से भी जो 2 चार्टर हैं सबसे ज़्यादा सवाल उनसे बनते हैं, 1813 का चार्टर और 1833 का चार्टर। ठीक है, और यहाँ पर भी एक उत्तर चार्टर एक्ट ही है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर। ठीक है, 1813 के चार्टर के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को दर्शाया गया। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनसे प्रश्न कई बार बने हैं। भारत में शिक्षा का प्रसार करने हेतु 1 लाख रुपए भी आवंटित किए गए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की गई। कई बार प्रश्न बना एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की गई? तो उत्तर है चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1813, और 1 लाख रुपए आवंटित किए गए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मिर्जा गुलाम अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? मिर्जा गुलाम अहमद ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बहावी, अलीगढ़, देवबंद, अहमदिया। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी, डी है इसका आंसर। देखिए, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर जिले के निवासी मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में कादियान नामक स्थान से की थी, और इस आंदोलन की शुरुआत कादियान नामक स्थान से होने के कारण इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था, और इस आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। और गुलाम अहमद की पुस्तक वहरीन ए अहमदिया में इस आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। ये प्रश्न ज्योग्राफी का है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की घूर्णन गति, वायु दाब एवं प्रचलित हवाएं, महासागरीय जल का घनत्व, वाष्पीकरण में विभिन्नता। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं? महासागरीय जल धाराओं की जो उत्पत्ति होती है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, पृथ्वी जो घूम रही है जिसके कारण दिन और रात होते हैं, तो पहला हो गया। वायु दाब एवं प्रचलित हवाएं, ये भी है। महासागरीय जल का घनत्व,
ठीक है, तापमान होता तो वो भी हो जाता, घनत्व भी है, डेंसिटी यानी, और वाष्पीकरण में भिन्नता। ये सारे के सारे हैं, डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। देखिए, जब महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से प्रवाहित होने लगती है तो इसे महासागरीय धारा कहते हैं, यानी ओशियन करंट। और ये जो करंट है वो दो प्रकार की होती हैं, या दो वर्गों में इनको बांटा जा सकता है, गर्म धारा और ठंडी धारा। ठीक है, यानी वार्म करंट और कोल्ड करंट। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धारा गर्म, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो ठंडी होती है। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे, विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो विषुवत रेखा से यानी यहाँ से जो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये धारा गर्म, और ध्रुवों से जब विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो ये धारा ठंडी कहलाती है। दोनों गोलार्धों में यह प्रक्रिया होती है। एक बल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं जो हैं वो अपने दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं जो हैं अपने बाईं ओर मुड़ते ही प्रवाहित होती हैं। अब जो मेन चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारणों से होती है, जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन, महासागरीय जल के तापमान, लवणता भी, घनत्व भी, ठीक है, इनकी विभिन्नता में स्थिति के कारण, और वायु दाब एवं प्रचलित हवाएं भी, वर्षा की मात्रा कैसी या वाष्पीकरण में विभिन्नता आदि। इसके अलावा और क्या, धाराओं का प्रवाह कैसा है, ठीक है, दिशा तथा गति पर, सागरीय तल के उच्चवाच, तटरेखा का आकार एवं दिशा, मौसमी परिवर्तन के कारण भी, और पृथ्वी के घूर्णन की दिशा भी। तो सारे के सारे जो ऑप्शंस थे वो करेक्ट हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर की धाराओं की बात करेंगे, अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करेंगे, हिंद महासागर की धाराओं की बात करेंगे। तो प्रशांत महासागर की धाराओं में क्यूरेशियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया और पेरू की धाराएं प्रमुख हैं। अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कैनेरी, फॉकलैंड और वेगुएला की धारा प्रमुख है। हिंद महासागर में मोजाम्बिक और अगुलहास की धाराएं प्रमुख हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि जो फॉकलैंड है वो कहाँ बहती है, तो अटलांटिक महासागर में बहती है। अगुलहास किसकी धारा है, हिंद महासागर की धारा है। क्यूरेशियो, कैलिफोर्निया, क्यूराइल किसकी है, तो पैसिफिक ओशियन की है। इनमें भी थोड़ा और डीप जाएगा एग्जामिनर, तो ठंडी और गर्म पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये किसी भी एग्जाम के लिए। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है। इसमें 8 मिशन शामिल हैं। 8 के 8 टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, ठीक है, सबको मुंह जबानी याद होने चाहिए। तटीय, राष्ट्रीय तटीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। कौन सा इसमें नहीं है, एक नहीं है इसमें, राष्ट्रीय जल मिशन है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन ये भी है, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन ये भी है। राष्ट्रीय तटीय जैसा कोई मिशन नहीं है, तो पहला ही नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री के द्वारा, ये डेट याद रखिएगा, जारी की गई थी। और यह देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिति को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति रूपरेखा प्रदान करता है। और इसके तहत 8 राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, ये 8 एक ही फ्रेम में है। अब कौन कौन से हैं वो, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय मिशन है, और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है। इनको याद कर लीजिएगा दोहरा दोहरा कर। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जलवायु परिवर्तन पर इन 8 राष्ट्रीय मिशनों में से 2 के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वो कौन कौन से हैं 2, जो 7वां 8वां है। ठीक है, ये वाला यानी हिमालय पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन की, और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जल निकायों में तेल रिसाव को साफ करने की विधि नहीं है। बीच रैंकिंग, ड्रेजिंग, बॉटम ट्रॉलिंग, वैक्यूम और सेंट्रीफ्यूज।
महासागरीय जल निकायों में तेल को साफ करना जरूरी है। ठीक है, बीच रैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, और ड्रेजिंग भी इसकी विधि है। वैक्यूम और सेंट्रीफ्यूज भी है। बॉटम ट्रॉलिंग नहीं है, तो सी है इसका आंसर। तो ड्रेजिंग की बात करें तो ड्रेजिंग जो है वो समुद्री तेल फैलाव को साफ करने की एक विधि है, जहां तेल डिटर्जेंट के साथ फैलता है, या जहां तेल पानी से सघन होता है। समुद्र तट पर रैंकिंग की बात करें तो समुद्री तेल फैलाव को साफ करने की विधि है अभी, जिसमें समुद्र तट पर छोड़े गए जमा तेल को मशीनरी द्वारा उठाया जाता है। वैक्यूम और सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो समुद्री तेल फैलाव को साफ करने की एक विधि है, जिसमें तेल को पानी के साथ निकाला जाता है, और फिर एक सेंट्रीफ्यूज का उपयोग पानी से तेल को अलग करने के लिए किया जाता है, जिससे टैंकर को शुद्ध तेल से भरा जा सकता है। जो बॉटम ट्रॉलिंग है वो मछली पकड़ने की एक सतत तकनीक है। ठीक है, जो समुद्र के तेल को नुकसान पहुंचाती है तथा समुद्री आवासों को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो यही है जो समुद्र के तेल को साफ करने की विधि नहीं है, बल्कि एक मछली पकड़ने की तकनीक है जो समुद्री आवास को नष्ट करती है और समुद्र के तेल को नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां गर्म और ठंडी वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। महाद्वीपीय शेल्फ लहरदार हैं। यह नदियां बड़ी मात्रा में ताजे पानी को समुद्र में बहाकर लाती हैं ऐसे स्थान। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वाधिक मछलियां कहाँ आएंगी? जहां उनका भोजन मिलेगा। उनका सबसे अच्छा भोजन है महासागरों में प्लैंकटन्स, और प्लैंकटन्स वहाँ उत्पन्न होते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं, यानी ओशियन करंट, ना कि वायुमंडलीय धाराएं। तो सी है इसका आंसर। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप का नाम आपने सुना हो तो सबसे ज़्यादा वहीं पाई जाती हैं। देखिए, गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से जो प्लवक होते हैं यानी प्लैंकटन्स होते हैं उनमें वृद्धि होती है, और इसी कारण ऐसे स्थानों पर मछलियाँ जो हैं बहुतायत पाई जाती हैं। जो प्लैंकटन है वो मछलियों का सबसे अच्छा भोजन है, मुख्य आहार है। ठीक है, इसलिए इकट्ठी होती हैं वहाँ पर। मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो जल की गहराई होनी चाहिए। जहाँ ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। सागर के जल का तापमान तथा लवणता, ठीक है, टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, लवणता में वृद्धि ना हो। जल में मछलियों के लिए आहार की उपलब्धता कैसी है, और प्रशीतन व्यवस्था तथा द्रुतगामी यातायात की सुविधा, ये सारे कारक हैं मत्स्य पालन के लिए। अच्छा, विश्व के 5 प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं, उनको भी याद रखिएगा। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और अटलांटिक महासागर का ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और दक्षिणी प्रशांत का पेरू तट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? भारत के सभी राज्यों में शराब पर कराधान के लिए समान दृष्टिकोण है, और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मानव उपभोग के लिए मादक शराब पर उत्पाद शुल्क सूची 2 की प्रविष्टि 51 के अंतर्गत आता है। देखिए, पहला वाला तो पढ़ते ही करेक्ट कर लोगे। किसी किसी राज्य में भारत के शराब बंद है, किसी में कोई बैन ही नहीं है, तो पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला करेक्ट है केवल, और करेक्ट पूछना है तो बी है इसका आंसर। तो भारत के सभी राज्यों में शराब पर कराधान के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है, तो पहला वाला हो गया इनकरेक्ट। दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मानव उपभोग के लिए मादक शराब पर उत्पाद शुल्क सूची 2 की प्रविष्टि 51 के अंतर्गत ही आता है। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।